अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत हालिया जंगी कशीदगी के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भारत के बारे में एक लफ्ज भी क्यों नहीं बोले? इनके मुंह से क्यों भारत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकला? इस बारे में बहुत सारी कियासराइयाँ की जाती हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ शायद बहुत ज़्यादा दोस्ती है, जिसकी वजह से वो भारत के खिलाफ नहीं बोलते। बहुत सारे हलकों का इल्ज़ाम है कि उनके वहाँ पर कारोबार हैं और तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप सबको याद होगा, और अगर याद नहीं तो हम ज़हन नशीन करा देते हैं कि जो ताहिरुल कादरी थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, वो जब नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब वो तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, तो उनका इल्ज़ाम था कि बॉर्डर से इंडियन इंजीनियर्स डायरेक्ट पासपोर्ट के साथ या वीज़े के बगैर इस तरह के वो मिले जुले इल्ज़ामात लगाते थे कि वो इनकी शुगर मिल्स में आते हैं और यहाँ पर काम करके वापस चले जाते हैं। और फिर इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी की तरफ से नवाज शरीफ के घर की शादियों में अचानक आ जाना और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो किसी से पोशीदा नहीं। इसलिए नवाज शरीफ तो इनके खिलाफ बोले नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को सियासत में लाने वाले इनके सियासी गुरु और जिनको नवाज शरीफ अपने सियासत के वालिद का दर्जा देते हैं, यानी हमारी मुराद जनरल ज़ियाउल हक है, जिनकी कोख से, जिनकी आमरीत की कोख से नवाज शरीफ ने अपना सियासी जन्म लिया। और जनरल जिलानी के जरिए जब जनरल ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो आप सबको आज की इस वीडियो में हम बताते चलें कि जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने नवाज शरीफ को सियासत में इस तरह ऊंचा मुकाम दिलवाया, और नवाज शरीफ पहले वजीर खजाना पंजाब बने, फिर नवाज शरीफ इसी तरह वजीर आला पंजाब बन गए, और उसके बाद नवाज शरीफ मुल्क के 3 मरतबा वजीर आज़म बने। नवाज शरीफ ने शायद अपने सियासी गुरु और अपने सियासी उस्ताद और अपने सियासी उस मोहसिन से भी कुछ नहीं सीखा, जिसने 1987 में जब भारत ने बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा अपनी फौजें लगा दी और वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के वजूद को, पंजाब को तोड़ के पाकिस्तान के वजूद को मलियामेट कर दिया जाए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, तो अचानक दिल्ली में एक पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा अगस्त 1987 में लैंड किया, जिसमें उस वक़्त के सदर मुमलिकत डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक बैठे हुए थे, और इनका भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने ना चाहते हुए भी इस्तकबाल किया। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि वो जयपुर में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होने वाले क्रिकेट मैच को देखने जा रहे हैं, इसीलिए इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। जनरल ज़ियाउल हक ने इस मौके पर राजीव गांधी, जो कि भारत के वज़ीर आज़म थे, उनको एक तरफ साइड पर ला जाकर इनके कान में सरगोशी की कि आपने बॉर्डर पर जितनी बड़ी तादाद में फौजें लगाई हुई हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास जो कुव्वत है जिस पर आप तिंगड़ रहे हैं, यानी ये जनरल ज़ियाउल हक के अल्फाज तो नहीं थे, उनका ये कहना था कि जिस पर आप इतना ज़्यादा अतरा रहे हैं वो चीज़ पाकिस्तान भी हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत हासिल कर चुका है, और अगर भारत ने अपनी फौजें फौरी तौर पर उनके पाकिस्तान वापस जाने से पहले बॉर्डर से ना हटाई तो फिर पाकिस्तान का जवाब भी इंतहाई सख्त होगा, और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। और जनरल ज़ियाउल हक की ये क्रिकेट डिप्लोमेसी काम कर गई, और जनरल ज़ियाउल हक जब पाकिस्तान वापस पहुंचे तो भारत सरहद से जितनी बड़ी तादाद में फौजें ला रहा था और बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता था, उसकी फौजें पाकिस्तान से वापस, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब से वापस जा रही थीं, जो उस वक़्त वहाँ पर जंग के लिए एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने भारत के एक किस्म के पाकिस्तान के खिलाफ इस नापाक ख्वाब और अज़ाइम को खाक में मिला दिया, और ये इनकी क्रिकेट डिप्लोमेसी कामयाब हो गई। नवाज शरीफ ने उनसे भी कुछ नहीं सीखा। दर हकीकत नवाज शरीफ सियासत में अपने कारोबार के लिए आए थे। इनके वालिद ग्रामी मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम इन्हें सियासत में कारोबार को वुसअत देने के लिए लाए थे, और नवाज शरीफ आज भी एक व्यापारी से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। वो उसी तरह की सोच रखते हैं जिस तरह की एक बनिया रखता है, और इसीलिए उन्होंने भारत
और पाकिस्तान के माबैन जंगी कशीदगी के बावजूद एक लफ्ज भी अपनी जुबान से अदा करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद पंजाब हुकूमत की तर्जमान मोहतरमा उज़मा बुखारी का ये कहना कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के साथ मिलकर इस सारे हमले को ड्राफ्ट किया था, ये एक घिनौना मजाक है। कहाँ पाक फौज की जुर्रत और कहाँ पाक फौज की इतनी बड़ी कामयाबी जिसने भारत को खुद ही शर्मिंदा होने पर मजबूर किया और पूरी दुनिया में भारत शर्मिंदा हो रहा है। और कहाँ पर नवाज शरीफ जिनका मकसद जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ सियासत के जरिए दौलत को समेटना है और सियासत इनके लिए आज भी इस अतार के लौंडे से ज्यादा की हैसियत नहीं रखती जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटना चाहते हैं, अपने कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं। न जाने इनकी हवस हिर्स कब पूरी होगी ऐसे लोगों की, ऐसे अशराफिया ज़दा हुक्मरानों की। नवाज शरीफ भी इनसे मुख्तलिफ नहीं, लेकिन एक बात याद रखें कि आइंदा जब भी इंतखाबात आएंगे, इस वक्त पीटीआई के साथ या जो भी अपोजिशन की जमातें हैं, बज़ाहिर पीटीआई ही सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में भी पीटीआई के अलावा कोई काबिल जिक्र बड़ी जमात नहीं। ये बात याद रखी जाए कि आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे ये सवाल उभरेगा, बार बार उभरेगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान और भारत के माबैन जब जंगी कशीदगी जैसे हालात जारी थे और तकरीबन जंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाली थी, नवाज शरीफ के मुंह से एक लफ्ज भी भारत के खिलाफ क्यों नहीं निकला? वो कम अज कम पाकिस्तान के हक में भी एक लफ्ज क्यों अदा ना कर सके? और यहाँ पर यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहम है कि क्या ऐसे नवाज शरीफ जो बुरी तरह बेनकाब हुए हैं, इनको वोट डालना हिब्बुल वतनी है या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।